के पास आएंगे सर। इंफ्रा कैपेक्स को बिल्कुल जो इंटरिम बजट का था 11.11 लाख करोड़ उस पर बरकरार रखा गया है। और बजट से पहले हमने देखा था कि जो थीम्स थी जो सरकार से जुड़ी हुई पावर, रेलवे, कैपेक्स, पीएसयू, सारी ये चली हुई थी। और आज हम प्रॉफिट चेकिंग के संकेत देख रहे हैं। आज बजट में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं हुआ, ना तो डिफेंस का बहुत जिक्र हुआ, ना तो रेलवे को लेकर मतलब बड़े ऐलान नहीं हुए हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन सेक्टर्स को? क्या यहां से थोड़ा सा पोजीशन कम कर लें? गुड आफ्टरनून। आप ठीक कह रहे हैं। पिछली बारी जब मैं आपके साथ जुड़ा था तो मैं हमारी इसी बारे में बात हुई थी। और मेरा तब भी यही व्यू था कि इन सब सेक्टर्स में काफी कुछ एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी बिल्ट इन है। और गवर्नमेंट को उन एक्सपेक्टेशंस को बीट करने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो कि अनरियलिस्टिक है। इस वजह से इनमें अपनी पोजीशंस को ईज ऑफ करना या थोड़ा सा टेकिंग सम मनी ऑफ द टेबल, वो अच्छी स्ट्रेटजी रहती तब भी। और क्लियरली वो ही हुआ है। बजट में इतना कुछ गवर्नमेंट ने कुछ बोला नहीं है जिस वजह से करेक्शन आई है। बाय एंड लार्ज अगर आप बजट देखें तो हमें अच्छा लगे या हमारे लिए अच्छा है, गवर्नमेंट ने इन दोनों चीजों को सेपरेट किया है। लॉन्ग टर्म में हमारे लिए क्या अच्छा है उस पे ध्यान दिया है, बजाय इसके कि शॉर्ट टर्म में हमें अच्छा लगे। अब आप देखिए कि लॉन्ग टर्म में इंफ्रा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, विच विल इन जनरल बी गुड फॉर द कंट्री फॉर द मल्टीप्लायर इफेक्ट। अगर हम इवन जो जो एसटीटी देखें, एसटीटी बढ़ाया है ऑन एफएनओ, कितना इस कंट्री के अंदर स्पेकुलेशन बढ़ गया था। शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स उसको उस स्पेकुलेशन को इम्पैक्ट होगा, बट लॉन्ग टर्म में ये कंट्री के लिए अच्छा ही है। छोटा निवेशक जो कि स्पेकुलेशन की तरफ जा रहा था उसके लिए डिसइंसेंटिव होगा। अगर मार्केट शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो जरूर है क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ा है, लेकिन जैसा हमें पहले भी अंदेशा दिया था फाइनेंस मिनिस्टर ने भी और सेबी चीफ ने भी, कि कैपिटल फॉर्मेशन के लिए पैसा कम जा रहा है, स्पेकुलेशन में पैसा ज्यादा जा रहा है, उस चीज को उनको डिसइंसेंटिवाइज करना था। और उसकी वजह से उन्होंने एसटीटी भी बढ़ाया है, थोड़ा कैपिटल गेन्स टैक्स भी बढ़ाया है लॉन्ग टर्म में। लेकिन मार्केट में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होएगी तो ये सब अब्जॉर्ब हो जाएगा। मैं आपको याद दिला दूं, जब पहली बारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगा था 2018 में, तो निफ्टी कुछ 10 से 11 हजार के बीच में होता था। आज निफ्टी 24 हजार है। तो 5 साल में वो सब अब्जॉर्ब हो गया। इकोनॉमी अच्छा की तो निफ्टी भी आगे बढ़ा, और कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि 10-20 गुना वहां से बढ़ चुके हैं। तो बाजार के लिए जैसा मैंने बोला, जो अच्छा है गवर्नमेंट ने वो किया है, जो अच्छा लगे उससे गवर्नमेंट थोड़ा दूर रही है, विच इज ऑल राइट। आई मीन शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट होता है बट लॉन्ग टर्म में वो सब अब्जॉर्ब हो जाता है। आपने बहुत ही शानदार बोली कि अच्छा किया है, वो किया है जो अच्छा करना चाहिए था, अच्छा लगने वाला काम नहीं किया। ये लाइन तो आपकी बिल्कुल बेंचमार्किंग लाइन है। अंजुल भाई एक बात बताइए, आप मार्क्स कितने दे रहे हो? 8 मार्क्स दे रहे हो बजट को 10 में से? मतलब मैं टीवी पे हूँ और आप पूछ रहे हैं तो मार्क्स देने ही पड़ेंगे, लेकिन हाँ अगर आप मुझसे जनरली पूछे और इनका सारा ट्रेंड देखें 11 साल का पिछले का, हाँ तो इसमें इनके बजट्स में बहुत कंटिन्यूटी रहती है। मैं उस कंटिन्यूटी को देखते हुए और सिंप्लिसिटी को देखते हुए इनके बजट्स की, मैं इनको 8.5-9 पॉइंट जरूर दूंगा। अरे वाह, ठीक है, 9.5 पॉइंट तक दे रहे हैं आप। ठीक है, बस एक मैं लास्ट सवाल लूँगा अनिल जी से, काफ़ी देर से हमारी वेट भी कर रहे हैं। अनिल सर, मेरे को एक चीज़ आपसे और समझनी है। ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, जहाँ पे सरकार काफ़ी बड़ा काम करना चाहती है, इनफैक्ट कई स्टेट्स को तो उन्होंने स्पेशल असिस्टेंट भी दिया फाइनेंशियल्स का। इन सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आपका बिजनेस कितना, आप अपने बारे में बता पाएंगे सर? या अगर नहीं है तो वहाँ पर आपका फोकस एरिया होगा, क्योंकि ग्रोथ को लेकर काफ़ी बात की है वहाँ पे उन्होंने। देखिए, हमारा तो इस नॉर्थ ईस्ट में काफी फोकस है। ओके। पिछले हमारा गुवाहाटी में ब्रांच है और हम स्टॉकिंग भी करते हैं, और मैंने ये देखा है कि पिछले 5 साल में हमारा कम से कम 20-25 गुना बिजनेस वहाँ बढ़ा है। वहाँ पे हाउसिंग को, और जो स्पेशली जो इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें अंडरग्राउंड केबलिंग, ट्रांसमिशन लाइंस और सोलर सिस्टम्स, हर चीज के अंदर, और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथनिंग, इनमें काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है सभी स्टेट्स में, स्पेशली आसाम में
और त्रिपुरा एटसेट्रा में। तो इन सभी स्टेट्स के अंदर काफी फोकस दिया है गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथनिंग को, ट्रांसमिशन स्ट्रेंथनिंग को, तो उसका फायदा हम लोगों को मिला है। इसके अलावा जो रोड्स और रेलवे पर जो काम हुआ है उससे भी केबल की डिमांड उन सेक्टर से भी आई है। आप इस बार देखिए 300 अंकों रिकवरी, बहुत ही शार्प रिकवरी, और एसटीटी एलटीसीजी बढ़ा है। लेकिन अगर आप ब्रोकिंग कंपनीज के शेयर को देखेंगे, एंजल वन देखिए, इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल, जेएम फाइनेंशियल, ये तमाम शेयर आपको अच्छी रिकवरी दिखाएंगे। इनफैक्ट एंजल वन का शेयर तो करीब 6% ऊपर कारोबार कर रहा है, और ये मतलब इतनी शार्प रिकवरी, ये कमाल की चीज़ लग रही है। अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे सर, अगर ये डिस्करेज करने की कोशिश है एफएनओ ट्रेड को, तो निश्चित तौर पर वॉल्यूम घटेगा ही, थोड़ा मोड़ा जो भी असर आए। तो जो ब्रोकिंग वाली कंपनीज ही क्या करें? एंजल वन तो 6% ऊपर दिख रहा है सर, ये ऐसा क्यों है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अभिषेक ये जो एफएनओ पे एसटीटीटी अनाउंस किया है इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं मेरे ख्याल से इनके लिए एक मामूली अमाउंट है, ऑल्दो ये एक्सपेक्टेड था, आई मीन मार्केट ये कर रही थी कि, बट ये काफ़ी मार्जिनल है। जो सबसे बड़ा डैमेज है वो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे, जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो मुझे लगता है कि ये जो एफएनओ का जो बिजनेस है वो चलता रहेगा। मुझे लग रहा है उसी कारण से आप देख रहे हैं कि एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, ये सारे जो ब्रोकिंग कंपनीज बीच में जो अभी गिरी थी वो बाउंस बैक इसलिए आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम्स में मुझे नहीं लगता है कोई कटौती आने वाली है। आई थिंक ये बहुत ही मार्जिनल अमाउंट है और मेरे ख्याल से इसका कोई असर आपके नंबर्स में बिल्कुल आना नहीं चाहिए। ठीक है, परफेक्ट है। कंजम्पशन वाले शेयर बस कर रहे हैं, बहुत तेजी से ऊपर आए हैं। आप देखिए आईटीसी, टाइटन, टाटा कंज्यूमर, ये तमाम शेयर ऊपर हैं। एचयूएल तो कंजम्पशन की तरफ पूरा टिल्ट है, डिफेंसिव की तरफ बाजार इस वक्त है। रत्नी जी, ट्रेड दिख रहा है बाजार में आपको? बिल्कुल, जिस तरह से आपने भी जिक्र करा कि डिफेंसिव थोड़ा सा मूड रहेगा, ये 1-2 दिन का मूड हो सकता है। तो जिसमें एक डाबर काफ़ी अच्छा इसमें प्ले करता हुआ दिखाई देता है। तो डाबर में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक जो ट्रेड बनता है 600, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है इसलिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप रखना पड़ेगा। 640 के स्टॉप लॉस लगा के मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 690 रुपये और 700 रुपये के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, 640 का स्टॉप लॉस डाबर के लिए, 690-700 रुपये के टारगेट। कुणाल जी, आप लगातार, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर आप सक्रिय हैं, कुछ अच्छा खोजा आपने लग रहा है। वेल डेफिनेटली हमारा काम ही है अच्छा खोजना, और जिस हिसाब से अभी मार्केट रिएक्ट कर रहा है, पॉजिटिव मार्केट मोस्टली हमें देखने को मिल सकता है, अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। एक स्टॉक है एस्कॉर्ट करके जो 4076 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है यहाँ पे एस्कॉर्ट को। अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 3980 का हम यहाँ पे एसएल रखेंगे। 4150 का पहला टारगेट है, और ये जैसे ही ब्रेक होता है ऊपर में हमें 4270 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। और मेरा एक्चुअली एक और स्टॉक था जो मैंने पहले निकाल के रखा था, लेकिन रत्नेश जी ने बेनिफिट ले लिया डाबर का। लेकिन ठीक है, मैं एक और स्टॉक यहाँ पे देना चाहूँगा जो मेरी नज़र में है। जैसे गवर्नमेंट ने कैपेक्स के बारे में बोला है और उसमें इंक्रीज़ भी किया है। अदानी पोर्ट्स पे अभी मेरा फोकस है। 1500 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 1440 के एसएल के साथ। अगर टारगेट की बात करें, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुझे ऊपर में अच्छे खासे टारगेट दिखाई दे रहे हैं। पहला टारगेट 1545 का है जो इमीडिएट हर्डल है, जैसे ही वो ब्रेक होगा ऊपर में 1620 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अभिषेक जी आप कह सकते हो 7 से 8% का रिटर्न हमें यहाँ पे अदानी पोर्ट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, 1620 के टारगेट अडानी पोर्ट के लिए। अच्छा,